हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारी लूसेंट जीके और इसके लिए ये पार्ट नंबर 24 है और इसमें हम पॉइंट नंबर 25 के पास पहुंच गए हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। मतलब यहाँ पे बंगाल के जो वंश थे ना कुछ, उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखो पाल वंश हो गया जैसे, और सैन वंश हो गया, और कश्मीर के कुछ राजवंशों की यहाँ पे बात हो जाएगी। उसके बाद जो है हम 26 पॉइंट में बात करेंगे राजपूत वंशों की, ठीक है। और राजपूत वंशों के बाद यहाँ पे आने के बाद जब सिसोदिया वंश को पढ़ चुके होंगे तो हमारा इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है ना, या जिसको आप बार बार सुनते रहते हैं, वो हमारे यहाँ से शुरू हो जाएंगे। मध्यकालीन भारत यानी कि मिडीवियल हिस्ट्री जो है यहाँ से शुरू हो जाएगी। अरबों के आक्रमण से फिर महमूद गजनी और ये सब जो है, ठीक है, गुलाम वंश वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को हमें मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ से, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे। ऐसी बात नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर को थोड़ा सा टफ बनाना होगा। अब ये बोल देते हैं हम, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से दे दिया। भाई पता नहीं कहाँ से नहीं दिया, उसने दिया है सिलेबस में से, हिस्ट्री में से ही दिया है, बट वो चीज़ हमने अनइम्पोर्टेंट मान के काट दी थी, हमने उसको पढ़ा नहीं था। ये इम्पोर्टेंट बात है बस यहाँ पे, ठीक है। देखो सीमावर्ती राजवंशों में हम बात करेंगे बंगाल के कुछ वंशों की, ठीक है। तो पाल वंश की बात करते हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जिन्होंने 750 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और इन्होंने 750 से लेके 810 ईस्वी तक जो है शासन किया था। और इनकी राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। कहीं कहीं पे पाटलिपुत्र भी देखने को मिलती है, बट इनकी ओरिजिनल जो राजधानी थी ना, वो मुंगेर थी। शुरुआत में पाटलिपुत्र हो सकता है हो, बट मुंगेर इसकी ओरिजिनल राजधानी मानी जाती है। और पाल जो वंश के शासक थे वो कौन से धर्म को मानते थे? वो जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। गोपाल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? तो ओदंतपुरी ने की थी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये तो। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखो दो तो यहाँ पे विश्वविद्यालय ही आगे, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। और जो हमारा दूसरा विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है? विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं ना। हाँ जी, आप बताएं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंशों ने हिस्सा लिया था? कौन कौन से 3 वंश थे इसमें, ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था उसके बारे में। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो था उसमें पाल वंश, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था कन्नौज के ऊपर कब्जा करने के लिए, उसमें पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्र, अरे भाई मैंने ही बता दिया, यहाँ पे है ही, मैं क्या बताऊँगा इसको, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तीनों वंश ये थे भाई, एक तो पाल वंश था, एक गुर्जर प्रतिहार वंश था, एक राष्ट्रकूट वंश था। चलो कोई बात नहीं, राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रकूटों की तरफ से त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को जीतने के लिए, उनकी तरफ से, राष्ट्रकूटों की तरफ से कौन से राजा ने युद्ध लड़ा था? ये तो पूछ सकता हूँ मैं आपसे, ठीक है। इसमें पाल वंश की ओर से सबसे पहले कौन लड़ा था? धर्मपाल लड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है 11वीं सदी में गुजराती कवि थे एक, जिनका नाम था सोढल। सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने किया था। ये सोमपुर जो है एक तरीके से बांग्लादेश में है, ठीक है। ये सोमपुर कहाँ पे है? बांग्लादेश में है, ठीक है। ये सोमपुर बांग्लादेश में है, उस समय के बांग्लादेश में। और आजकल के तो महाविहार, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। और जो है सोढल नाम का एक गुजराती कवि होता था, उसने धर्मपाल को किस उपाधि से सुशोभित किया था या संबोधित किया था? तो उत्तरापथ स्वामी जो है इनको कहा था एक तरीके से। ओदंत ओदंतपुरी ये बिहार में पड़ता है। इसके प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल नाम के
पाल शासक ने करवाया था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक बौद्ध मठ था जिसका नाम क्या था, ओदंतपुरी। ओदंतपुरी बौद्ध मठ का जो है नाम था, और ये जो है बिहार के अंदर पड़ता है। और ये जो है किसने बनवाया था, ये देवपाल ने बनवाया था, जो कि पाल वंश का शासक था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने इसके अनुरोध करने पर देवपाल ने उसको, यानी कि किसको, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र के अनुरोध पर, बालपुत्र को नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। किसने दिए थे, देवपाल ने दिए थे। थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। जावा ये जगह का नाम है, शैलेंद्र वंशी ये वंश का नाम है, शासक का नाम है बालपुत्र। बालपुत्र ने अनुरोध किया था पाल शासक देवपाल को, उसको कहा था कि मुझे 5 गांव चाहिए हैं, बौद्ध विहार बनवाना है मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। ठीक है, अभी तो समझ में आया होगा। गौड़ रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों ने किया था, या पाल शासक, जब पाल शासन चल रहा था बंगाल के अंदर, उस समय पर गौड़ रीति नाम की साहित्यिक विधा जो है काफ़ी फली फूली थी। और अप्रोक्सीमेट, देखो एग्जैक्ट नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट 1050 समथिंग, कुछ मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, इसके आसपास जो है किसका अंत हो गया था, पाल वंश का अंत हो गया था। ठीक है ना, पाल वंश का अंत कब हो गया था, 1000 आसपास। गूगल करके थोड़ा सा चेक कर लेना और कमेंट बॉक्स में भी डाल देना इस चीज़ को, ठीक है। मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। बात करते हैं सैन वंश की, ठीक है। अभी चलो थोड़ा सा पाल वंश के जो शासक हैं ना, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जो पाल वंश में शासक थे, जैसे कि धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल थे। फिर इनके पुत्र एक तरीके से कह लो देवपाल थे, ठीक है। उसके बाद जो इनके महान शासक हुए थे, देवपाल को बोल सकते हो आप एक तरीके से। एक इनके विग्रहपाल भी थे, ठीक है। और कौन आया था, एक इनके नारायण पाल भी थे। कहाँ पे लिखूं, नारायण पाल भी पाल वंश के शासक थे। जिसके पीछे आपको पाल मिलेगा लगभग वो पाल वंश का शासक होगा, ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो नारायण पाल है ना, इसने शिव भगवान को समर्पित 1000 मंदिर बनवाए थे, ठीक है ना। शिव भगवान को समर्पित या उनके सम्मान में कह लो, इन्होंने क्या बनवाए थे, 1000 मंदिर बनवाए थे। अभी बात चल रही है शासकों की, तो पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, पूछ लेते हैं। अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक कौन था पाल वंश का, रामपाल, ठीक है। रामपाल पाल वंश का अंतिम शासक था, ओके। वो थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, 1050 के अप्रोक्सीमेट है कि 38 समथिंग कुछ इस तरीके का है, मतलब, ठीक है। 1000 प्लस कर गए थे ये लोग। तो उसके बाद सेन वंश की बात करते हैं हम। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी, राड़ में, ये जगह का नाम है। और के उसके बाद हम बात करते हैं, इसकी राजधानी नदिया थी या लखनऊ थी, दोनों नाम मिलते हैं। नदिया या लखनऊ जो है इनकी राजधानी थी सैन वंश की। सैन वंश के प्रमुख शासकों में आप जो है गिन सकते हो, सामंत सेन हो गए, विजय सेन हो गए, भल्लाल सेन हो गए, लक्ष्मण सेन हो गए। ये सब जो है इनके प्रमुख जो है शासकों में से थे, ओके। हेमंत सेन भी एक बताए जाते हैं कि इनके शासक होते थे, ठीक है। विजय सेन की बात हमने कर ली, विजय सेन होते थे, ओके। उसके बाद सैन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। जो कौन से धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था। उसके बाद दान सागर, अद्भुत सागर, ये 2 ग्रंथ थे, इनकी रचना सेन शासक भल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। देखो, सबसे पहली बात तो क्या है, एक सेन शासक थे जिनका नाम था भल्लाल सेन, ठीक है। उसने दान सागर नाम की एक रचना लिखी थी, ये काफ़ी बार पूछा गया है। पहली बात तो ये है कि दान सागर नाम का जो ग्रंथ है वो किस शासक ने लिखा था। ये हो सकता है भल्लाल सेन। किस वंश के शासक ने लिखा था,
तो सेन वंश के शासक ने लिखा था, ज़्यादातर तो नाम ही पूछा गया है। नंबर 2 बात, ये अद्भुत सागर लिख रहा था, उसी समय पर इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसको इसके अगले वंशज या पुत्र कह लो आप एक तरीके से, लक्ष्मण सेन, इसने जो है इसको पूर्ण रूप दिया था, इसने इसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना आप लोग। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हल्लाल युद्ध रहते थे। हल्लाल युद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। ओके, देखो यहाँ पे है ना कुछ नाम है और मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़। देखो यहाँ पे थे पंचरत्न, पंचरत्न आपने नवरत्न सुना होगा, अकबर के समय पे थे, इसी तरीके के हुए हैं इतिहास में। ये पंचरत्न थे और ये पंचरत्न थे, इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। पंचरत्न ऐसे लिख लेता हूँ मैं 5, ठीक है। पंचरत्न थे, ये किसके समय में पंचरत्न जो है थे? सबसे पहली बात तो ये है, ये किसके समय में पंचरत्न थे? ये जो है लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन जो कि सेन वंश का शासक था, इसके समय में पंचरत्न थे। पहले थे जयदेव, ठीक है, जयदेव। दूसरे हमारे आप जो है बोल सकते हो धोई, ठीक है। तीसरा कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरे जो है हमारे यहाँ पे आप बोल सकते हो उमापति, उमापति। चौथे जो है कौन थे? हलायुद्ध, हलायुद्ध, ये लिखा हुआ नाम यहाँ पे हलायुद्ध, ठीक है। और पांचवें जो रत्न थे इनके, वो कौन थे? श्रीधर दास, ठीक है, श्रीधर दास, इकट्ठा आ जाएगा ना, हाँ, ये नोट कर लीजिए। ये पांचों रत्न थे सेन शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में, ठीक है। अब इनमें से कौन क्या था ये भी देख लो। राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक यानी कि जयदेव लेखक थे, धोई भी लेखक थे, ब्राह्मण ब्राह्मण सर्वस्व जो है थे हल्लाल युद्ध ठीक है। और हल्लाल युद्ध जो है इनके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर आप बोल सकते हो न्यायाधीश का काम भी करते थे, ठीक है। श्रीधर जो है क्या काम करते थे? श्रीधर क्या काम करते थे वहाँ पे? श्रीधर भी इसी तरीके का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट जो है दरबार के अंदर काम करते थे, ठीक है। तो इस तरीके की जो है चीज़ें थी। लक्ष्मण सेन ने, सॉरी विजय सेन की बात करते हैं अब आगे, लक्ष्मण सेन के बारे में काफ़ी हो गया। विजय सेन ने देवपाड़ा में, देवपाड़ा जगह का नाम है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, हम नॉर्थ इंडिया वाले स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप साउथ इंडिया से हैं या आपने हिस्ट्री को बड़ी गहराई से पढ़ा है तो आप उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करे हुए हो सकते हैं, या आपकी नेचुरल पावर भी हो सकती है कि आपको उनके बारे में ज़्यादा पता हो, बट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट या डिफ़िकल्ट टास्क है ये। देवपाड़ा ये जगह का नाम है। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर यानी कि शिव की विशाल मंदिर जो है ये बनवाया गया था विजय सेन के द्वारा देवपाड़ा के अंदर। सेन राजवंश का सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख सबसे पहले हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करवाए थे। सेन वंश प्रथम राजवंश था। कैसा राजवंश था? जिसके अभिलेख जो है हिंदी में हुए थे सबसे पहले उत्कीर्ण। उत्कीर्ण का मतलब तो समझते होंगे आप, खोद के लिखा जाता है जिसमें। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, भारत का नहीं, बंगाल का। तो चलिए बात तो निकल ही गई, तो भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था बता दीजिए। फिर बात करते हैं हम कश्मीर के कुछ राजवंशों की। कश्मीर पर शासन करने वाले वंश कालक्रम में कुछ इस प्रकार से हैं: कारकोट, उसके बाद उत्पल, उसके बाद लोहार वंश, ठीक है। उत्पल वंश जो है किसको बोलते हैं? उड़ीसा के जो तटों के आसपास जो रहने वाले लोग थे उनको उत्पल बोलते थे। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नाम के व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी, और ये कारकोट वंश जो था ना, ये एक हिंदू वंश था। ह्योनसांग, हाँ उसी ह्योनसांग की बात की जा रही है। ह्योनसांग ने इसके शासनकाल में कश्मीर में यात्रा की थी। देखो आपको पता है कि ह्योनसांग जब इंडिया में आया था, ह्योनसांग किसके दरबार में आया था?
ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो पूछ ही सकता हूँ मैं आपसे। तो ह्यून सॉन्ग जब कश्मीर में गया था, तो ह्यून सॉन्ग जब कश्मीर में गया था, मेरे ख्याल से ह्यून सॉन्ग कश्मीर 4 साल रहा था। तो उस समय पे जब ह्यून सॉन्ग कश्मीर में आया था तो कारकोट वंश का जो है शासन चल रहा था उस समय पे, ठीक है। तो उन्हीं के शासनकाल में, उन्हीं के दरबार में कश्मीर में यात्रा की थी ह्यून सॉन्ग ने। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड ये कारकोट वंश का राजा था और सबसे शक्तिशाली राजा था, और ये कश्मीर पे राज कर रहा था। मैं बार बार कश्मीर, राजा, जगह का नाम ये सब क्यों रिपीट कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे बड़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ को। कश्मीर का मार्तंड मंदिर है, उसको बनवाया था ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा। किसने बनवाया था मार्तंड मंदिर को? ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश आया था। उत्पल वंश का संस्थापक जो है अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नाम का नगर जो है अवंती वर्मन ने बसाया था। अवंती वर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है 2-3। अवंती वर्मन, अवंती वर्मन जगह है, एक जगह है, एक नगर है। इस नगर की स्थापना जो है अवंती वर्मन ने की थी, ठीक है। सॉरी, अवंती वर्मन जो है एक व्यक्ति है, अवंतीपुर इसने एक नगर बसाया था, और अवंती वर्मन के जो है एक अभियंता, इस वर्ड का मतलब क्या है? अभियंता। अभियंता का मतलब होता है वास्तुकार। क्या होता है? वास्तुकार, वास्तुकार, ठीक है। और ये व्यक्ति का नाम है उस वास्तुकार का सूर्य। सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके ऊपर भी काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद 1980 में उत्पल वंश की रानी थी एक दिधा। दिदा ये एक महत्वाकांक्षिणी शासिका हुई है। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पे लोहार वंश का शासन स्थापित हुआ था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ था। अनंत ये नाम है राजा का। इसकी पत्नी थी सूर्यमती। सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में अनंत की काफ़ी जो है मदद की थी। लोहार वंश का अंतिम शासक हर्ष विद्वान था। कवि और कई अन्य भाषाओं का ज्ञाता कौन था? हर्ष विद्वान। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हण कौन है? कल्हण इसके बारे में भी आप जानते होंगे, क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी सुना है ना। हाँ, जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 में से शुरुआत की थी और 11 से 55 तक शासन किया था। ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि अंतिम शासक कौन था लोहार वंश का, जिसने कश्मीर पे शासन किया था। ओके, जयसिंह के शासनकाल के साथ ही कल्हण की रजत रंगिणी, कुछ सुना सुना सा नाम आया याद आगे है ना। रजत रंगिणी का विवरण जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य में कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ था, और इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था? पुष्यवर्मन। पुष्यभूति नहीं, पुष्यभूति नहीं, पुष्यवर्मन। इसकी राजधानी क्या थी? प्रागज्योतिष, प्रागज्योतिष, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन के जो है पाल साम्राज्य में मिल गया था। यानी कि पाल शासकों ने जो कामरूप वंश था उसको जो है क्या कर लिया था? अपने जो है अंदर मिला लिया था, या अपने अधीन जो है उन्होंने कर लिया था। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजपूत वंशों की उत्पत्ति, और उसके बाद मैंने शुरू में ही डिटेल में आपको बता दिया था तो किस तरीके से हमारी आगे चीज़ें चलने वाली हैं। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो जायज़ सी बात आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं, अपने सुझाव डाल सकते हैं, कुछ कमियां बता सकते हैं, ठीक है। कमियां बताने की भी ज़रूरत होती है। और भी जो भी मतलब पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, आलोचना, ये सब चीज़ें चलती है, आलोचना समालोचना, उसके साथ साथ जो है आप पॉजिटिव कमेंट्स भी डालें, ताकि एफर्ट जो है और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।